बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे देखो, ये जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल है 7A ग्रुप, उसमें ये हेलोजन की बात कर रहे हैं। जब हम 7A ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इस तरह से एलिमेंट के नाम आते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उसके बाद आता है एस्टेटिन। पीरियोडिक टेबल में एक रूल होता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से देखो एटम का साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब इसका बॉन्डिंग से क्या रिलेशनशिप है? अंदर क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर ये शेल होता है, यहाँ पर क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन सारे बाहर के शेल में क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के काफ़ी करीब है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज काफ़ी अंदर हो गया, बाकी दो और शेल आ गए। यहाँ पर देखो डिस्टेंस और बढ़े, यहाँ डिस्टेंस और बढ़े। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम ले लेती हूँ, ये है एक, इसका एक ही शेल होता है और इसके लास्ट शेल ही पहला शेल होता है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, उसका क्या होता है, जस्ट एक ही शेल होता है और उस एक शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट शेल, और लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, अब ना बॉन्डिंग करनी है। बॉन्डिंग करने के लिए क्या करता है, कोई भी एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। यहाँ पर भी ऐसे होगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये जो है खींचेगा। अब इसमें हमें देखना कौन ज़्यादा आसानी से खींच सकता है। तो इसमें यह है कि जो फ्लोरीन है ना, वो हाइड्रोजन को आसानी से अपनी तरफ खींच के कौन सा बॉन्ड बना सकता है, HF का बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसको कहते हैं, और HI भी बन जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं इन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है। वहाँ पर जो ऑप्शन HI लिखा था वो गलत है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो HF का है और वीकेस्ट बॉन्ड HI का होता है। देखते हैं कैसे, देखो यहाँ पर रीजन भी है। तो अगर इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है तो कौन खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ? ऑब्वियसली पॉजिटिव जो चार्ज है, जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, वो इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आसानी से खींच कर सकता है एज कम्पेयर टू दिस। अगर ये वाला न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो देखो इसके बीच में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पर फासला भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रही है, वीक। तो जब भी नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं ना, तो न्यूक्लियस की जो एबिलिटी होती है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ नहीं खींच पाता क्योंकि बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका देखो डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो फ्लोरीन वाला आसानी से H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले सकता है। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आसान डेफिनेशन बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन का जो एटम है वो आसानी से किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है क्योंकि इसका जो अंदर न्यूक्लियस है, और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचेगा तो इसके बाहर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत करीब है, तो आसानी से पॉजिटिव वाले नेगेटिव को खींच सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस। और ये जो है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। देखो इसका पॉजिटिव अंदर है और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इतने सारे नंबर ऑफ शेल आ रहे हैं और इसको इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है। तो जब फासला बढ़ गया तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बहुत वीक हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बॉन्डिंग एबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल पर। जितने नंबर ऑफ शेल ऊपर से नीचे जब जाते हो तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से इस पॉजिटिव की जो अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो आसानी से खींच लेगा और ये वाले क्या करेगा, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किल से खींचेगा। बहुत मुश्किल से इनकी जो है बॉन्डिंग बनती है। तो इनके बीच में बॉन्ड बन तो जाता है बट वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। HI के बीच में जो बॉन्ड बनता है वीक, थोड़ी सी भी हीट एनर्जी दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाता है। HF के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के क्या कर लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेता है। तो HF का अगर हम बॉन्ड देखें, H है, ये F है, तो H का इलेक्ट्रॉन F के करीब होता है यहाँ पर, तो इसने बहुत ज़्यादा F ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 और हाइड्रोजन की है 2.1। हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अब बोलोगे मिस ये देखिए इसके अंदर भी एक शेल है, इसके अंदर भी आपने एक शेल बनाया है, दोनों के अंदर सेम सेम है, तो दोनों सेम सेम नहीं होते। फ्लोरीन में जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट, हाइड्रोजन मुझे पता है यहाँ पर होता है
और फ्लोरीन जो है सेमिन ग्रुप में होता है। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और फ्लोरीन के पास यहाँ बनाते तो एक ही, बट फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, आई थिंक 9 या 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से इसकी अट्रैक्टिंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह अगर मैं HI की बात करूं तो यहाँ पर इसकी 2.1 होती है, इसकी 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो I का इलेक्ट्रॉन तो यही है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा यहाँ पर पास पास होता है। लेकिन फ्लोरीन वाला क्या करता है, HF को ये अपने पास पूरा इसको अपने पास खींच के रख लेता है। तो इस वजह से HF की जो बॉन्डिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है और HI की क्या होती है, वीक होती है। अच्छा, ये तो यहाँ पर था, एक सवाल था कि HF क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और HI क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड है। अब ना एक और सवाल भी आ सकता है कि इन दोनों में से ना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा और वीक एसिड कौन सा है। अच्छा, अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ना उल्टा हो जाएगा, HF जो है वो वीक एसिड है, HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये देखते हैं कैसे। इन्होंने कहा HF जो होता है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और HI क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H+ एसिड की प्रॉपर्टी होती है H+ आयन को सॉल्यूशन के अंदर दे देना। अब HF वाला जो है ना वो इतनी आसानी से अपना H+ आयन लूज नहीं करता। HF का साइज क्या है, छोटा है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये H के आयन को अपने साथ टाइटली कंबाइन करके रखता है, तो ये अपना H+ आयन आसानी से नहीं देता। लेकिन HI वाला क्या है, देखो इसका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज है, इसका प्रोटॉन काफ़ी अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा ही जो इसके अंदर से अट्रैक्शन होती है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो काफ़ी वीक हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन पर। तो HI वाला अपना H+ आयन ना आसानी से दे देता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, वीक बॉन्ड है। तो HI इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HF क्या होता है, वीक। जो आसानी से अपना H+ आयन दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। यहाँ मैं एसिड की बात कर रही हूँ। और HF वाला क्या है, वीक एसिड है, ये अपना आसानी से H+ आयन नहीं देता। अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ तो HF वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी वजह से वीक एसिड है कि अपना H+ आयन ये आसानी से लॉस नहीं कर सकता। और HI वाला क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है, इनका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो अपना H+ आयन किसी भी सॉल्यूशन में दे सकता है, जिसकी वजह से ये वीक बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है।